Hello everyone. In this video we'll discuss our next unit, fifth unit, instructional strategy for adolescent learner. जो adolescent learner होता है उसके लिए क्या instructional strategy होनी चाहिए, किस तरह से उसको instructions देनी चाहिए, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये हमारी फिफ्थ यूनिट है और इस यूनिट के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जैसा कि आप सभी जानते हो भी क्या होता है क्या नहीं होता है। दो लोगों की आपसी जो बातचीत होती है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो देखिए क्या है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग की बैकबोन है कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनस। ये याद रखने की बात है, मीन्स कॉमन, जिसका अर्थ क्या है, कॉमन है। हेंस कम्युनिकेशन इज हैविंग कॉमन एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल। और इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वो है दूसरे लोगों के साथ कॉमन एक्सपीरियंसेस होना। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, फीलिंग्स, फैक्ट्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच two or more persons come to exchange ideas and understanding among themselves. कम्युनिकेशन क्या है, उसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं, मतलब एक समझ जो है वो बना लेते हैं। अब देखिए डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। Keith Davis. Communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Ricky W. Griffin. Communication is the process of transferring information from one person to another. देखिए ये कह रहा है passing information and understanding from one person to another। कौन? Keith Davis। और Ricky W. Griffin कह रहा है Communication is the process of transferring information from one person to another। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें कहा है पासिंग इंफॉर्मेशन, इसमें कहा है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों डेफिनेशंस को थोड़ा सा ध्यान से याद करिएगा। नेक्स्ट है फ्रेड जी मेयर। कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेजेस, इंटरकोर्स ऑफ थॉट्स और ओपिनियंस। It is the act of making one's ideas and opinions known to other। एक ऐसा काम है ये जिसमें एक इंसान के जो आइडियाज और ओपिनियंस हैं वो दूसरे को मतलब बताए जाते हैं, दूसरा उनको जान पाता है। बर्नार्ड। कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटी। जो भी कोऑपरेटिव मतलब आपस में जो कोऑपरेट करके चलते हैं, ऐसे ग्रुप की जो एक्टिविटी है उसकी फाउंडेशन है, यानी उसका बेस है। एडगर डेल। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। यानी दो के मूड में आपसी जो मूड बनता है ना, उस मूड के अंदर आइडियाज और फीलिंग्स की जो शेयरिंग होती है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। It involves at least two persons। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कम से कम दो आदमी इसके अंदर चाहिए। It involves at least two persons, a sender and a receiver। सेंडर कौन, बोलने वाला, रिसीवर कौन, सुनने वाला। The sender is called communicator। सेंडर को क्या कहते हैं, कम्युनिकेटर कहते हैं। And the receiver of the message is known as communicate। और रिसीवर ऑफ द मैसेज को क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेट। दोनों को याद रखिएगा। Sender is known as communicator or receiver is known as communicate। A person who speaks, writes or issues some instructions is the sender or communicator, and the person who receives the message is the receiver or the communicate। तो दो लोग इसमें चाहिए कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट इसने कहा है इन कम्युनिकेशन मैसेजेस मस्ट। कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज जो है वो मस्ट है। मैसेज के बिना तो फिर क्या कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, a message is the subject matter of communication, that is the contents of the letter or speech, the contents of the letter or speech, order, instructions or the suggestions। A communication must convey some message।
कोई ना कोई मैसेज जो है उसको कन्वे करना चाहिए कम्युनिकेशन को, चाहे वो किसी भी तरह से करे, चाहे इवन वो इशारे से किया गया मैसेज हो, वो भी कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। कम्युनिकेशन इज रिटन, ओरल और जेस्चरल। तीन तरह का होता है, रिटन होता है, ओरल होता है और जेस्चरल होता है। जेस्चरल मतलब इशारों आदि से किया जाने वाला कम्युनिकेशन। इट इज जनरली अंडरस्टूड एज स्पोकन और रिटन वर्ड्स। आमतौर पे इसको स्पोकन और रिटन वर्ड्स की फॉर्म में समझा जाता है, बट इन रियलिटी कम्युनिकेशन इज मोर देन स्पीकिंग एंड राइटिंग। लेकिन वास्तव में कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, स्पीकिंग और राइटिंग से भी कहीं ज्यादा है। वो ज्यादा क्या है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट मे बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये हर उस चीज को इंक्लूड करता है जिसके माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी तक कोई मैसेज कन्वे किया जाता है। दैट इज मूवमेंट ऑफ लिप्स और द विंक ऑफ एन आई और द वेव ऑफ हैंड्स। तो इस तरह के जो जेस्चर्स हैं, जैसे होठों का हिलाना, विंक ऑफ एन आई पलक झपकाना, या वेव ऑफ हैंड्स चाहे वो इस तरह करके हो या इस तरह, मतलब किसी भी तरह से कोई ना कोई संकेत करके भी वो भी कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। दो वे का प्रोसेस है ये, यानी दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। दो चीजें ये इंक्लूड करता है, इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। Communication is not complete unless the receiver has understood the message properly and his reaction or response is known to the sender. Important point है, ध्यान देने लायक पॉइंट है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो कब तक कंप्लीट नहीं होता, जो सेंडर है, सेंडर या कम्युनिकेटर, COMUNICATOR, कम्युनिकेटर, ये एक मैसेज भेजता है, ठीक है, एक मैसेज को भेजता है। ये मैसेज रिसीवर जो है वो रिसीव करता है। जब तक ये रिसीवर इस मैसेज को समझ नहीं लेगा, अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं बन जाएगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं बन जाएगी तब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और इवन इससे भी आगे, अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद जब तक इस सेंडर को यह पता नहीं लगेगा कि भाई जो रिसीवर है उसने मैसेज ले लिया है और समझ भी लिया है, जब तक उसे इस बात का पता नहीं लगेगा तब तक कम्युनिकेशन जो है वो पूरा नहीं होता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है, इट्स प्राइमरी पर्पस इज नॉट टू मोटिवेट ए रेस्पॉन्स। इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो किसी रेस्पॉन्स को मोटिवेट करना नहीं है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज, its primary purpose is to motivate, not to motivate नहीं, is to motivate a response। response को motivate करना इसका primary purpose है। The primary purpose of communication is to motivate a response or influence human behavior। जो primary purpose है communication का वो है response को motivate करना, कि बंदा जो है respond करे उस चीज के लिए, या human behavior को influence करना, ये इसका प्राइमरी पर्पस है। सिक्स्थ पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों तरह का हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज द फॉर्मल चैनल प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो फॉर्मल चैनल प्रोवाइड किया गया है कि भाई एक दूसरे से किस तरह से बात करनी है, किस माध्यम से बात जाएगी, तो जो फॉर्मल चैनल है उससे अगर बात होती है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो इनफॉर्मल चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रोवाइड नहीं करवाए जाते, दीज चैनल्स डेवलप अमंग मेंबर्स बिकॉज ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट्स थ्रू वर्किंग विद ईच अदर। जो इनफॉर्मल, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है फॉर्मल चैनल होता है कम्युनिकेशन का। फॉर्मल चैनल इन द सेंस, मान लीजिए आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कम्युनिकेट करना है, यू आर अ टीचर और आपको कम्युनिकेट करना है अपने प्रिंसिपल से, तो एक फॉर्मल वे होगा, एक फॉर्मल प्रॉपर चैनल होगा। किस माध्यम से वो बात जाएगी, रिटन में जाएगी, ओरल में जाएगी, किस तरह से आपको वो बात करनी है, तो एक प्रॉपर चैनल होगा। लेकिन जो इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करवाती। उसमें क्या होता है, जो मेंबर्स वहां पर काम कर रहे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पर्सनल कॉन्टेक्ट की वजह से इनफॉर्मल चैनल्स को डेवलप कर लेते हैं। सेवंथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कम्युनिकेशन फ्लोज अप एंड डाउन एंड
ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड। कम्युनिकेशन क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और साइड टू साइड भी फ्लो करता है। कम्युनिकेशन फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एंड अपवर्ड्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू ए सुपीरियर। मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये टीचर है, तो टीचर से प्रिंसिपल तक ये ऊपर की तरफ गया, प्रिंसिपल से टीचर की तरफ ये नीचे की तरफ आया, लेकिन ये भी टीचर है तो ये आपस में इधर से उधर फ्लो कर गया, लाइक दैट होता है ये। कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। कोई भी एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, यानी आपस में जो बदलने का, विचारों के आदान प्रदान का, उसका जो प्रोसेस है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी महत्वपूर्ण पार्ट उस चीज का है। इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस एंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। ये किस चीज को रिफर करता है, ये रिफर करता है एक्सचेंज को, बदलाव, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। क्या क्या एक्सचेंज करना, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। अब है कम्युनिकेशन प्रोसेस या साइकिल। भाई कम्युनिकेशन प्रोसेस होता किस तरह से है। कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर शामिल होते हैं। तो देखिए कौन से एलिमेंट्स है। पहला है सेंडर। सेंडर क्या होता है, सेंडर इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सोर्स है सेंडर, याद रखने वाली बात है, सेंडर इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स a source, that means all communication requires a sender. Any communication starts from the source or sender. कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट ही सेंडर या सोर्स से होता है। सेंडर हैज सम थॉट, आइडिया, नीड और इंफॉर्मेशन that he or she wishes to transmit to another person. जो सेंडर है उसके पास कोई आइडिया होता है, कोई नीड होती है या कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसे उसकी इच्छा होती है कि वो ट्रांसफर कर दे किसी दूसरे इंसान को। फिर मैसेज, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैसेज। सबसे पहले तो देखिए सेंडर होना जरूरी है, ठीक है, फिर मैसेज होना बहुत ही जरूरी है। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर है। जब तक सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा तो फायदा क्या है उस चीज का। दिस में बी ओपिनियंस, ये ओपिनियंस हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, व्यूज हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं, एक्सेट्रा। आइडिया हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। फिर है एनकोडिंग, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है। पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा एनकोडिंग। The sender uses certain symbols such as words, actions, pictures, etc. or the ideas are translated into a code or a set of symbols, especially in the form of language. क्या होता है इसके अंदर, जो पहले तो मैसेज हो गया, एनकोडिंग के अंदर क्या करते हैं, एनकोडिंग में उस चीज को डिकोड करना होता है। अब वो कोई कोड बनेगा तभी ना। मान लीजिए किसी के पास कोई आइडिया है, कोई फीलिंग वो एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो आइडिया को ऐसे का ऐसे थोड़ी ना दे देगा कि जा आइडिया तू इस मेरे से उस आदमी के पास जा, ऐसे नहीं होता। आइडिया किसी ना किसी फॉर्म में जाएगा। वो हो सकता है वर्ड्स की फॉर्म में जाए, किसी एक्शन की फॉर्म में जाए, पिक्चर्स की फॉर्म में जाए, या किसी सिंबल की फॉर्म में जाए, किसी सिग्नल की फॉर्म में जाए, किसी भी फॉर्म में जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आमतौर पर ये जो आइडियाज हैं वो ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं किसमें, एक कोड में। वो किसी भी तरह का कोड हो सकता है, और सेट ऑफ सिंबल्स या सिंबल्स का एक सेट बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और इसको हम आमतौर पर लैंग्वेज कहते हैं। फिर है कन्वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इनटू दीज सिंबल्स इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आइडिया, फीलिंग या जो भी कुछ बंदा एक्सप्रेस करना चाहता है, जो भी मैसेज है, उस मैसेज को जब इन सिंबल्स में बदल दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। फिर है एनकोडिंग के बाद चैनल या मीडियम। चैनल या मीडियम मतलब किस माध्यम से वो मैसेज जाएगा। दीज सिंबल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स। कुछ सर्टेन चैनल्स होते हैं, उनके माध्यम से ये जो सिंबल्स हैं ये जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो से, टेलीफोन से, लेटर से, फेस टू फेस टॉक के द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द टू पार्टीज, नेमली सेंडर एंड रिसीवर। क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों पार्टीज की सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है कि भाई वो इनमें से कौन सा चैनल अपनाएंगे, इन चैनल्स में से।
रेडियो हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, लेटर हो सकता है, फेस टू फेस टॉक हो सकती है, टीवी द्वारा हो सकता है, भाई सीडी द्वारा हो सकता है, फोन का मैसेज हो सकता है, ईमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है इट इज द लिंक दैट कनेक्ट्स द सेंडर एंड द रिसीवर। ये एक ऐसा लिंक होता है, चैनल क्या है या मीडियम क्या है, चैनल और मीडियम इज द लिंक दैट कनेक्ट्स द सेंडर एंड द रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर दोनों को कनेक्ट करता है। फिर जरूरत आती है रिसीवर की। ए पर्सन हु रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज, स्टूडेंट इन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो रिसीवर होता है ये वो आदमी होता है जो मैसेज को रिसीव करता है और इंटरप्रेट करता है उस मैसेज को। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्लासरूम के अंदर, उसके अंदर ये जो रिसीवर होता है वो कौन होता है, स्टूडेंट होता है आमतौर पे। फिर है डी कोडिंग, पहले है एनकोडिंग, उसको कोड में बदलना, फिर है डी कोडिंग, उस कोड को तोड़ना। इट मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी मैसेज है उसको डीकोड करना फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नोन एज डीकोडिंग। फिर है फीडबैक, इट रेफर्स टू द रिएक्शन, रिप्लाई और द रेस्पॉन्स सेंट बाय द रिसीवर टू द सेंडर। फीडबैक में क्या आएगा, फीडबैक में हमारे पास आएगा जो सेंडर है उसने मैसेज भेज दिया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, तो फीडबैक में क्या है कि जो रिसीवर है उसका क्या रिएक्शन है, उसने क्या रिप्लाई या क्या रिस्पॉन्स दिया है सेंडर को, रिसीवर ने सेंडर को क्या रिएक्शन, क्या रिप्लाई या क्या रिस्पॉन्स दिया, वो चीज कहलाती है फीडबैक। और आगे क्या कहते हैं, इट इज द रेस्पॉन्स, इट इज द रेस्पॉन्स द रिसीवर गिव्स टू द सेंडर एज अ रिजल्ट ऑफ सेंडर्स मैसेज। ये एक रेस्पॉन्स होता है जो सेंडर जो है सेंडर के मैसेज के अगेंस्ट उसको देता है। फिर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला है ओरल कम्युनिकेशन। इट टेक्स प्लेस इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशंस एक्सेट्रा। स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड टू डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट और शेयर एक्सपीरियंसेस। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, ग्रुप डिस्कशन आदि में ये यूज होता है। ठीक है, स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो इसमें इस्तेमाल होते हैं क्या करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, या एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, या अपने ओपिनियंस आइडियाज को शेयर करने के लिए। फिर होता है रिटन कम्युनिकेशन। पुटिंग इन रिटन इंक्लूड्स, अगर रिटन के अंदर हम चीजों को रखें तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोट्स एक्सेट्रा, जैसे ईमेल हो गई, ये इस तरह की चीजें सारी रिटन में आती हैं। द रिटन वर्ड्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट वंस एक्सपीरियंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। किसी के भी एक्सपीरियंसेस को, आइडियाज को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, फीलिंग्स को, ये चीज जो है ट्रांसमिट करती है। फिर है वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन इज द वन that flows both up and down the organization, usually along with formal reporting lines. It consists of two types, namely upward communication and downward communication. तो वर्टिकल ये इस तरह का हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो ये होता है, लेकिन वर्टिकल इस तरह का हो गया। अब वर्टिकल में क्या है कि फॉर्मल, इसमें चैनल भी फॉर्मल रहेगा, जो फॉर्मल रिपोर्टिंग लाइंस रहेंगी, और सीनियर से जूनियर और जूनियर से सीनियर की तरफ जाएगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा जब जूनियर से सीनियर तक जाए। डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन क्या होगा, जब सीनियर से जूनियर तक वो चीज आए। फिर है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये इस तरह का हो गया, तो इसमें ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर, जो आपस में काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, दिस कम्युनिकेशन अकर्स अमंग कलीग्स एंड पीयर्स ऑफ द सेम लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या जैसे क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में हो, ठीक है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के बीच में अगर है, लेकिन अगर स्टूडेंट ए और टीचर के बीच में है, तो जब टीचर से मैसेज इधर आ रहा है तो वो डाउनवर्ड्स, और स्टूडेंट ए से मैसेज टीचर को जा रहा है तो अपवर्ड्स, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल। फिर है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन मतलब इस तरह से गुत्था हुआ सब। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज एन इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड द ग्रेपवाइन। जो इनफॉर्मल चैनल है, जो वो आपस में
एक दूसरे के साथ काम करते हैं और तब डेवलप करते हैं, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल चैनल। तो उसे हम ग्रेपवाइन चैनल भी कहते हैं, ठीक है, या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। It is quite natural for a group of people working together to be interested in one another and talk about appointments, promotions, retirements और even domestic affairs। मतलब किसी भी तरह की वो बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स की कर सकते हैं, प्रमोशंस की कर सकते हैं, रिटायरमेंट की कर सकते हैं, या यहाँ तक कि अपने घरेलू जो अफेयर्स हैं उनके बारे में भी वो बात कर सकते हैं आपस में। भाई साथ काम करेंगे तो जरूर काम करेंगे। द ग्रेपवाइन इज बेसिकली ए चैनल ऑफ horizontal communication because workers of the same status can informally communicate with one another with perfect ease। जो ग्रेपवाइन है वो बेसिकली कौन सा चैनल है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ही चैनल है, क्योंकि आपस में बात तो उन्हीं में हो रही है ना, कलीग्स में। तो ये ग्रेपवाइन जो है स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो कहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ होगा? ये आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस में होगा, जहां पर एक फॉर्मल जो है वो प्रोसेस चलता है, लेकिन जो आपस में काम करने वाले लोग हैं वो एक इनफॉर्मल चैनल अपना बना लेते हैं, और उसमें जब वो अपनी आपसी बातें करते हैं तो वहां पर ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन इज क्लोथिंग। सबसे जो कॉमन फॉर्म है कम्युनिकेशन की, कौन सी? ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन की, वो क्या है? क्लोथिंग है। क्लोथ्स डिटरमाइन वंस पर्सनालिटी ट्रेट्स। किसी भी इंसान की जो पर्सनालिटी की क्वालिटीज हैं, ट्रेट्स हैं, उनको डिटरमाइन क्या चीज करती है? क्लोथ्स करती हैं। द गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लोथिंग एज ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन इज द यूनिफॉर्म। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन की जो गुड एग्जाम्पल है वो क्या है? वो यूनिफॉर्म जो है उसका गुड एग्जाम्पल है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म लगती है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन का काम कर रही है। ऑल्सो द बॉडी अडोर्नमेंट्स सच एज वेडिंग रिंग्स, बिंदीज एज मैरिटल स्टेटस, टैटूज एंड ब्रांड्स। ऑल्सो एनीथिंग यूज्ड एज अ स्टेटस सिंबल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। कोई भी चीज जो स्टेटस सिंबल मानता है इंसान जिसको, वो भी ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन की कैटेगरी में ही आती है। फिर है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? जब इंसान अपने आप से बात करता है, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? जब इंसान अपने आप से बात करता है। तो ये देखिए, दिस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस थ्रू विच वन कम्युनिकेट्स विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दिस मीन्स द कम्युनिकेशन इज विद इन द सेल्फ। कम्युनिकेशन इज विद इन द सेल्फ एंड टू द सेल्फ। अपने अंदर और अपने आप से बात हो रही है, दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इंसान के ही अंदर। फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग, वर्किंग आउट अ प्रॉब्लम, राइटिंग डायरीज एक्सेट्रा। फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल है तो दो के बीच की हो जाएगी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, जनरली फेस टू फेस टॉक। आमतौर पर फेस टू फेस टॉक होती है, ये कई बार फोन पे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल interaction between teacher and student in classroom, a telephone conversation, interview, etc. The emphasis is on speech, non-verbal forms of communication. Speech के ऊपर emphasis रहता है, ये non-verbal form होती है communication की। चलिए, next है group communication. It refers to the process of interaction within groups or groups of people and by groups of people to others. जो group communication है उसके अंदर क्या होता है? भाई एक इंसान जो है वो ग्रुप को इंटरेक्ट कर रहा हो, ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हो, तो भी वो ग्रुप कम्युनिकेशन ही कहलाएगी। यानी जब जो सेंडर और रिसीवर, ठीक है, इनमें से या तो ये ग्रुप हो और ये सिंगल हो, या ये सिंगल हो ये ग्रुप हो, या दोनों ग्रुप हो, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कम्युनिकेशन की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। जैसे द ग्रुप्स मे बी स्मॉल और लार्ज। ग्रुप्स स्मॉल या लार्ज हो सकते हैं। फैमिली एंड कमेटी मीटिंग, कोई फैमिली मीटिंग हो सकती है, कमेटी मीटिंग हो सकती है। फिर है मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है। मास कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल ओपन एयर कंसर्ट, मतलब जब कोई प्रोग्राम किया जाता है
ओपन एयर, जैसे टीवी पे, रेडियो पे, लाइक दैट। फॉर 1,000 पीपल, हजारों लोगों के लिए, रेडियो एंड पोस्टल सिस्टम्स, इसमें रेडियो और पोस्टल सिस्टम्स भी इसी के अंदर आते हैं, मास कम्युनिकेशन के अंदर। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव किस तरह से होता है, ये जरूरी है जानना। तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या आता है। चलिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन occurs when a desired effect is the result of intentional और unintentional information sharing। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? जब एक डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो निकल के आए, चाहे वो किसी भी वजह से निकल के आए, चाहे वो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग से निकल के आए। मतलब आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, चाहे वो इंटेंशनली की या अनइंटेंशनली की, लेकिन अगर जो डिजायर्ड जो रिजल्ट है, भाई जो चीज चाही गई थी, अगर वो निकल के आ गई, दैट मींस दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मान के चलिए ये एक, यहां लोग बैठे हैं, ठीक है, मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग के अंदर मान लीजिए एक बंदा यहां खड़ा है और वो अपनी कंपनी का जो है इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक। और इस साइड तो इसकी कंपनी के आदमी बैठे, इस साइड जो है क्लाइंट्स बैठे, क्लाइंट्स, ठीक है। तो इसका पर्पस मेन इनके साथ है। अब इंटेंशन है इसकी कि इसको बेच दिया जाए, लेकिन यहां पर मान लीजिए एक बंदा ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये बिके, और ये पूरी कोशिश कर रहा है इनको कन्विंस करने की, कम्युनिकेट कर रहा है इन लोगों के साथ, लेकिन बात नहीं बन पा रही, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन इस बंदे ने कुछ ऐसा बोल दिया, बोला तो था नेगेटिव के लिए, लेकिन वो बात उल्टी पड़ गई और किसी एक क्लाइंट को ये चीज, प्रोडक्ट जो है बहुत पसंद आ गया और उसने इसको खरीद लिया इसकी बात से। अनइंटेंशनली बोला था, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो निकल के आ गया, तो ये बन गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। वहां मीटिंग में तो ये इसीलिए आया था, वहां मीटिंग में आया था, बॉस की नजरों में क्या हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जिस बंदे ने नेगेटिव बोला था उसकी वजह से बिक गया, तो बॉस की नजरों में इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन उसकी पर्सनल अगर उसका ओपिनियन देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसका भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब वो डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाएं, ये ध्यान रखना है। दिस इफेक्ट ऑल्सो इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर नॉट डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जो इफेक्ट है, अगर वो इफेक्टिव रिजल्ट आ जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, तो जो इफेक्ट है वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो मैसेज है वो डिस्टॉर्टेड नहीं हुआ, यानी वो खराब नहीं हुआ, विकृत नहीं हुआ जब कम्युनिकेशन हुआ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड जनरेट द डिजायर्ड इफेक्ट एंड मेंटेन द इफेक्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या करना चाहिए, जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो जनरेट करना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए, with the potential to increase the effect of the message, with the potential to increase the effect of the message। उसके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए, इतनी एक तरह से क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए कि वो इस इफेक्ट को बनाए रख सके, इंक्रीज कर सके। Therefore, effective communication serves the purpose for which it was planned or designed। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वो उस पर्पस को सर्व करने वाला होता है जिसके लिए इस कम्युनिकेशन को प्रोसेस किया, प्लान किया गया था या डिजाइन किया गया था। यानी जिस काम को करने के लिए जो कम्युनिकेशन तैयार किया गया, अगर वो काम हो जाता है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। देयरफॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सर्व्स द पर्पस, ये हो गया है। पॉसिबल पर्पसेस माइट बी टू एलिसिट चेंज, जनरेट एक्शन, create understanding, inform or communicate a certain idea or point of view। जो सॉरी कहां गया, पॉसिबल पर्पसेस माइट बी, जो इसके पॉसिबल पर्पसेस हो सकते हैं,
वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं टू एलिसिट, यानी प्रकाश में लाना, निकालना, क्या? चेंज, जनरेट एक्शन, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, इन्फॉर्म और कम्युनिकेट ए सर्टेन आइडिया और पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें या तो इन्फॉर्म करता है या कम्युनिकेट करता है किसी सर्टेन आइडिया को या पॉइंट ऑफ व्यू को। When the desired effect is not achieved, जब desired जो इफेक्ट है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, फैक्टर्स सच एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर एक्सप्लोर्ड। तो फिर किन फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती है? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, उनको एक्सप्लोर किया जाता है, उनके ऊपर सोचा जाता है, उनको देखा जाता है, विद द इंटेंशन बीइंग टू डिस्कवर हाउ द कम्युनिकेशन हैज बीन इनइफेक्टिव। उसमें इंटेंशन क्या रहती है कि हमें ये खोजना है कि जो कम्युनिकेशन है वो इनइफेक्टिव क्यों रहा। अगर इनइफेक्टिव रहता है तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं उनके ऊपर सोचा जाता है और फिर उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव क्यों रहा। अब आगे बात आती है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके लिए बैरियर्स क्या क्या है, क्या क्या मतलब उसमें दिक्कतें आती हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन रिटार्ड और डिस्टॉर्ट द मैसेज। जो बैरियर्स हैं वो रुकावट बन सकते हैं या मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, मैसेज के अंदर रुकावट बनेंगे या उसको विकृत कर देंगे। एंड इंटेंशन ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड, या जो मैसेज की इंटेंशन है उसको खराब कर देंगे, उसको कन्वे नहीं होने देंगे। विच में रिजल्ट इन फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस और एन इफेक्ट दैट इज अनडिजायरेबल। जो किस चीज में परिणाम क्या निकलेगा उन चीजों का, जब ये जो बैरियर्स आ जाएंगे तो बैरियर्स आने का क्या परिणाम निकलेगा? मैसेज के बीच में रुकावट पैदा होगी या वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात फिर क्या होगी? जो इंटेंशन ऑफ द मैसेज है, मतलब किस इंटेंशन से वो मैसेज दिया जा रहा है, वो भी खराब कर दी जाएगी, वो डिस्टॉर्ट कर दी जाएगी। उस चीज का रिजल्ट क्या निकलेगा? कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एक फेल्योर के रूप में निकलेगा, यानी जो मैसेज भेजना था, जिस पर्पज से भेजना था, उस पर्पज से वो मैसेज नहीं गया और कम्युनिकेशन फेल हो गया, या जो इफेक्ट्स हैं वो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स उसके निकलेंगे। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ए लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। इसके अंदर और क्या शामिल होता है? लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। जो नॉलेज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है उसको एक्सप्रेस करने की कमी को भी ये इंक्लूड करता है। क्या? बैरियर्स। विच अकर्स व्हेन ए पर्सन यूजेस एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स लीगल वर्ड्स। ये ऐसा कब होता है? ये जो लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है, नॉलेज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन की कमी कब होती है? देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, अब टीचर अगर उनसे बहुत हाई फाई लैंग्वेज में बात करने लग जाएगा तो स्टूडेंट्स को वो चीज समझ नहीं आएगी, उनको प्रॉब्लम आएगी उस चीज में। तो ये लैक ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी जो कम्युनिकेशन वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो नॉलेज एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेशन जो है होना चाहिए। तो ऐसा कब होता है? जब एम्बिगुअस या कॉम्प्लेक्स लीगल वर्ड्स का यूज किया जाता है या मेडिकल जार्गन का यूज किया जाता है। जार्गन क्या होता है? जार्गन होता है, मान लीजिए दो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अब एक आता है वर्ड एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस जो वर्ड है वो नोज ब्लीड के लिए कहा जाता है, नाक से खून आना जो होता है, दैट इज नोन एज एपिस्टेक्सिस। अगर मान लीजिए वो एपिस्टेक्सिस कहते हैं, या कैलिली होता है, जो स्टोन होता है ना अंदर पेट में या गुर्दे में या कहीं भी स्टोन हो जाता है, पथरी जिसे कहते हैं, तो वो क्या होता है? कैलिली। अब ये जो चीजें हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से यूज करता है। तो इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के टर्म्स का यूज करना जार्गन कहलाता है, ठीक है। और वो मेडिकल जार्गन किस तरह से? क्योंकि डॉक्टर्स की आपसी लैंग्वेज है। तो अगर मान लीजिए एक डॉक्टर अपनी आपसी लैंग्वेज को किसी ऐसे बंदे के साथ यूज करेगा जो उसको नहीं जानता, तो क्या होगा? नॉलेज
एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं रहेगा वो। और descriptions of a situation or environment that is not understood by the recipient, या जो डिस्क्रिप्शन है किसी सिचुएशन की या एनवायरमेंट की जो कि रेसिपिएंट यानी जो रिसीवर है उसके द्वारा उसको नहीं समझा गया, भाई उसने क्या बताया क्या नहीं बताया वो समझ में ही नहीं आया, तो वो नॉलेज एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं रहा। सम कॉमन बैरियर्स अकरिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस आर फॉलोइंग, जो कुछ कॉमन बैरियर्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला है फिजिकल बैरियर्स। Physical barriers are often due to the nature of the environment. Environment की nature से जो barriers होते हैं वो physical barriers कहलाते हैं। These include noise, invisibility या poor audibility या environmental and physical discomfort, यानी बंदा अगर discomfort है, comfort नहीं है बंदे को, चाहे वो environment की तरफ से हो या उसको शारीरिक अगर मतलब comfort नहीं है तो भी जो बैरियर है वो उत्पन्न हो जाएगा। फिर है डिस्टोर्शन एंड इल हेल्थ। अगर डिस्टोर्शन है मतलब डिस्टोर्शन एक तरह से कह लीजिए विकृत अगर मैसेज है वो सही प्रॉपरली मतलब मैनेज नहीं है या बंदा ही विकृत है, ठीक है, उसकी हेल्थ प्रॉपरली मैनेज नहीं है या इल हेल्थ है तो भी नहीं हो पाएगा, ये बैरियर आ जाएगा। फिर है लैंग्वेज बैरियर्स। अब लैंग्वेज बैरियर्स में क्या होगा, जो सेंडर और रिसीवर है अगर उन दोनों की लैंग्वेज मतलब आपस में सेम नहीं है तो सीधी सी बात है लैंग्वेज बैरियर आएगा ही आएगा। अब इसके अंदर क्या है, वर्बोसिटी, वर्बेलिज्म। वर्बोसिटी क्या होती है, शब्द बाहुल्य, शब्द बाहुल्य, शब्द बाहुल्य वर्बोसिटी। और वर्बेलिज्म, वर्बेलिज्म होता है परिशुद्धता, परिशुद्धता। ध्यान दीजिएगा इन चीजों के ऊपर। वर्बोसिटी में क्या होगा, शब्द बाहुल्य, यानी बंदा जो है वो मान लीजिए अब मुझे भी इंग्लिश आती है, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं किसी एक और दूसरे इंसान से, उसको भी इंग्लिश आती है, लेकिन ये जो इंसान है ये इंग्लिश में शब्द बाहुल्य इसके पास है, ठीक है, वर्बोसिटी इसके पास है और ये बहुत हाई फाई बहुत बॉम्बास्टिक वर्ड्स को यूज कर रहा है, मुझे तो नहीं आते भाई वो, मैं तो सिंपल सिंपल जानता हूं, तो क्या होगा, लैंग्वेज में बैरियर आ गया, कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया। फिर है वर्बलिज्म, परिशुद्धता। परिशुद्धता होती है जैसे वो मान लीजिए जैसे सिगरेट को कहे श्वेत धूम्रदंडिका, लाइक दैट, तो वो क्या है, परिशुद्धता है, वो शब्द बाहुल्य नहीं है, वो परिशुद्धता है, मतलब बहुत ज्यादा रूढ़िवादी तरीके की जो लैंग्वेज है वो यूज कर देना। फिर है अनक्लियर ग्राफिक्स एंड सिंबल्स, जो सिंबल्स और ग्राफिक्स जो यूज किए गए हैं वो क्लियर ना हो तो भी लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा वो। फिर है बैकग्राउंड बैरियर्स। अब बैकग्राउंड बैरियर्स में दीज बैरियर्स आर मेनली रिलेटेड विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये किसके, ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है किसके, ये सेंडर रिसीवर दोनों के, या सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट किसका, सेंडर रिसीवर दोनों का। अगर वो अलग अलग हैं, अगर वो अलग अलग हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी और उसे बैकग्राउंड बैरियर में जाना जाता है। जैसे कल्चरल डिस्पैरिटीज, कल्चरल डिस्पैरिटीज मतलब जो कल्चर में जो अलगाववाद है। प्रीवियस लर्निंग, दोनों की अलग अलग है। प्रीवियस वर्किंग एनवायरमेंट वेयर बाय वन एक्सपेक्ट्स ऑथेंटिसिटी ऑफ पर्टिकुलर मैसेज। भाई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जहां पर कोई एक बंदा जो है वो किसी पर्टिकुलर मैसेज की ऑथेंटिसिटी को एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, मतलब वो उसकी ऑथेंटिसिटी की डिमांड कर सकता है, भाई आपने ये बात कही है, इसको क्या ऑथेंटिक सोर्स है आपके पास इस चीज का। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में आ सकती हैं। फिर है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं उनके अंदर 6 बैरियर्स हैं। दीज बैरियर्स आर रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के अंदर जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अगर वो अलग अलग हैं तो ये वो बैरियर्स होते हैं। जैसे पहला है डिसइंटरेस्ट,
मतलब दोनों का आपस में इंटरेस्ट ना बने या डिसइंटरेस्ट किसी एक का भी हो या दोनों का हो, तो ये बैरियर आ जाएगा। फिर है इन अटेंशन, अटेंशन ना हो, प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह हो, अनरिवार्डिंग एक्सपीरियंसेस, या है फीलिंग ऑफ एंजाइटी, बहुत ज्यादा उत्सुकता फील हो रही हो, फॉल्टी परसेप्शंस, मतलब परसेप्शंस होते हैं ना अपने, जो बंदा किसी भी चीज को रिसीव करता है तो वो अपने परसेप्शंस बना लेता है उस चीज के लिए, ठीक है, समझ, तो वो फॉल्टी परसेप्शंस हो, उसके समझ में ही कोई मतलब डिफेक्ट हो, वो किसी बात को ढंग से ना समझ पाया हो, पहले की हो या अब की हो, ठीक है। ये है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जो है वो जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं उनके ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए, ये उसके बारे में है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट सम सुटेबल मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। दीज मेजर्स आर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं जो जरूर अपनाए जाने चाहिए, और वो क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है मेजर्स टू ओवरकम फिजिकल बैरियर। तो पहला बैरियर हमारा कौन सा था, फिजिकल बैरियर, उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। तो इसके लिए यहां पर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 7, ये 7 पॉइंट्स हमें देखने होंगे। पहला है एंश्योरिंग अप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले तो आपको ये एंश्योर करना होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर जो है मुझे अपने एक पुराने स्कूल की याद आती है। वहां पर जो डायरेक्टर थे वो कहते थे कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट जो है बच्चों का बड़ा अच्छा होना चाहिए। बहुत सी चीजें हम सीखते हैं और वो सही होती हैं। यहां पर जैसे ही इन्होंने कहा है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, अब वो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, देखिए मान लीजिए ये एक रो है बेंचेस की, ठीक है, ये दूसरी रो है। क्लास में मोस्टली 3 रो आपकी क्लास में मिलेंगी, इस तरह से होती हैं 3 रो या 2 रो भी होती हैं। तो यहां पर जो है आपका बोर्ड होता है और टीचर यहां रहता है, ये एरिया टीचर के लिए होता है। यहां जैसे लेक्चर स्टैंड इधर हो सकता है पोडियम, या इधर हो सकता है लेक्चर स्टैंड। अब होना क्या चाहिए, जो लंबी हाइट के बच्चे हैं वो इस साइड होने चाहिए और जिनकी हाइट छोटी है वो इस साइड होने चाहिए, ठीक है। लंबी हाइट इस साइड और छोटे इस साइड। इससे क्या होगा कि ये जो बच्चा है ये इस बच्चे के ऊपर से यहां देख पाएगा, लेकिन अगर ये छोटी हाइट वाला यहां बैठा है और लंबी हाइट वाले बच्चे यहां बैठे हैं तो इस बच्चे को इसके ऊपर से बोर्ड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बनना चाहिए। यहां पर भी इस तरह बच्चे बैठे कि आगे जो है हाइट कम हो और पीछे वाले बच्चों की हाइट ज्यादा हो, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग ओरल डिस्ट्रैक्शन। ओरल डिस्ट्रैक्शन जो है मतलब सुनने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चे को, कोई चीज सुनने में क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको क्या चीज भटका रही है, उस चीज को मिनिमाइज करना चाहिए, यानी कम से कम दूसरी चीजें इधर उधर ध्यान नहीं जाने देना चाहिए। एंश्योरिंग ऑडिबिलिटी, फिर ये भी टीचर को एंश्योर करना चाहिए कि भाई सबको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है 4th पॉइंट मिनिमाइजिंग विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। जो विजुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको भी मिनिमाइज कर देना चाहिए। हो सकता है बोर्ड के ऊपर कोई ब्लरी कुछ आ रहा हो, ठीक है, तो ब्लर वगैरह, या हो सकता है वहां पर थोड़ा सा रोशनी ज्यादा हो और वहां कुछ भी लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए यहां कुछ टीचर लिखा है तो यहां बैठे बच्चे को इधर खिड़की से लाइट ज्यादा आ रही है और ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये चीज बंद कर देनी चाहिए, खिड़की ही बंद कर देनी चाहिए ताकि इस बच्चे को ढंग से दिख सके। तो मिनिमाइज करना चाहिए इन चीजों को, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, विजुअल डिस्ट्रैक्शन जितनी भी हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए। फिर होना चाहिए एंश्योरिंग विजिबिलिटी। विजिबिलिटी जो है वो एंश्योर कर लेनी चाहिए कि बच्चे जो है सभी बच्चे बोर्ड को और टीचर को अच्छे से देख पा रहे हैं। एंश्योरिंग साउंड हेल्थ ऑफ सेंडर एज वेल एज रिसीवर। दोनों की साउंड हेल्थ
इंश्योर होनी चाहिए। यानी जैसे अब देखिए आज मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे ये इंश्योर कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि भाई कई दिन हो गए हैं, बुखार था मुझे, तो मैंने सोचा कई दिन हो गए हैं वीडियो गई नहीं है तो एक वीडियो आप लोगों को दे ही दूं। नहीं तो ये मुझे इंश्योर कर लेना चाहिए कि भाई जो साउंड हेल्थ है वो अभी ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में मुझे वीडियो तो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं सर कहाँ गायब हो गए, सो गए, तो इसलिए वीडियो बना ही दिया। ठीक है, फिर भी वॉल्यूम थोड़ी सी तेज आप कर सकते हो, ईयरफोन वगैरह का यूज करके आप जो है इस चीज को इंश्योर कर लेना। फिर है प्रोवाइडिंग कंफर्ट। फिर कंफर्ट बहुत जरूरी है। अगर बच्चा बेचैन रहेगा, अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो वो उसका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ रहेगा, ना कि टीचर को सुनने की तरफ। फिर है मेजर्स टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर। दूसरा बैरियर हमारा क्या था? लैंग्वेज बैरियर था। तीसरा बैकग्राउंड का बैरियर और चौथा साइकोलॉजिकल बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर को किस तरह से दूर किया जा सकता है? यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड सिंबल्स। सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए टीचर को, बहुत ज्यादा बॉम्बास्टिक लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं है। दूसरा है एक्सप्लेनिंग विद पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स। टीचर को जो एक्सप्लेनेशन है चीजों की वो पिक्चर्स और ग्राफिक्स के साथ करनी चाहिए, सो दैट बच्चों को वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। यूजिंग लेस वर्बलिज्म। जो वर्बलिज्म है वो बहुत ही कम टीचर को यूज करनी चाहिए। यहां जो वर्बलिज्म है मतलब परिशुद्धता, ये नहीं कि बिल्कुल शुद्ध टाइप की वो लैंग्वेज हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज हो जो डे टू डे की लैंग्वेज हो और बच्चों को समझ आए। यूजिंग डिफरेंट मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग टाइप का मीडिया भी यूज करना चाहिए। यूजिंग इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स। इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स का भी सहारा लेना चाहिए। फिर है फ्रिक्वेंटली रिसीविंग फीडबैक। लगातार फीडबैक लेते रहना चाहिए। थर्ड है मेजर्स टू ओवरकम द बैकग्राउंड बैरियर्स। जो बैकग्राउंड बैरियर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए जाने चाहिए? नोइंग द इंडिविजुअल्स बैकग्राउंड। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की बैकग्राउंड के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। फिर है एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द मैसेज। जो भी मैसेज टीचर दे रहा है उसकी इंपॉर्टेंस जरूर बतानी चाहिए कि भाई जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कुछ कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, इस कंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर है यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज एंड मेथड्स। उसे अलग अलग रिसोर्स और मेथड्स का भी यूज करना चाहिए। तो ये तो इनमें भी आ गया भाई, अलग अलग मेथड्स जो हैं वो यूज करने चाहिए, यहां भी उसे ये करना चाहिए। फिर फोर्थ है साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है प्रोवाइडिंग कंस्टेंट मोटिवेशन। लगातार मोटिवेट करते रहना चाहिए। फिर है सस्टेनिंग द अटेंशन। अटेंशन को बनाए रखना चाहिए। शोइंग सिंपैथी। सिंपैथी दिखानी चाहिए। क्रिएटिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बनाना चाहिए। फिर है प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड असिस्टेंस। जिस हेल्प की, जिस मदद की बच्चों को जरूरत हो, वो हेल्प, वो असिस्टेंस, वो मदद टीचर को उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। Given below are some of the points which teacher should be aware of while communicating in the classroom to avoid barriers in communication. कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं नीचे जो टीचर को ध्यान में रखने चाहिए ताकि वो जो ये कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं इनको दूर कर सके। ठीक है, और अच्छा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। पहला पॉइंट है लिसनिंग। टू इम्प्रूव एबिलिटी As a classroom communicator, teacher must first understand his pupil. पहली बात तो एक क्लासरूम कम्युनिकेटर के रूप में अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए टीचर को जरूर से अपने स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, भाई मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं। इन अदर वर्ड्स, सीक नॉट ओनली टू बी अंडरस्टूड बट टू अंडरस्टैंड। दूसरे शब्दों में टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सिर्फ इस चीज को ना देखे कि उसे समझा जा रहा है, बल्कि उसे समझना भी होगा। सिर्फ यही नहीं कि देखिए, सिर्फ यही नहीं कि ये टीचर, मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो सिर्फ टीचर ये ना देखे कि ये स्टूडेंट्स मुझे समझ रहे हैं, बल्कि टीचर को ये इंश्योर करना होगा कि वो भी स्टूडेंट्स को समझ पाए।
दिस कैन बी डन बाय लिसनिंग एक्टिवली टू व्हाट द पीपल्स हैव टू से। और ये किस तरह किया जा सकता है? लिसनिंग के द्वारा। टीचर को एक्टिव रूप से अपने स्टूडेंट्स को सुनना होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। देन टीचर मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फीट एंड फ्रॉम accurate sentences while speaking and form accurate sentences while speaking. The guiding rule for effective classroom communication is know your pupils and shoot your expression to them. चलिए, ये क्या कहता है कि पहले तो टीचर को कल्टीवेट करना होगा the ability to think on his feet, कि वो अपने पैरों पर सोच सके, मतलब अपने आप सोच सके चीजों को। ये उसको अपने अंदर एक तरह से लेके आनी होगी बात। फिर है जब वो बोले तो एक्यूरेट सेंटेंसेस का यूज करे। ये नहीं कि वो रॉन्ग ग्रामेटिकल सेंटेंसेस यूज करे या कोई भी चीज गलत यूज कर दे, वो ठीक नहीं है। और जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का गाइडिंग रूल है वो क्या है? नो योर पीपल्स, अपने स्टूडेंट्स को जानो, एंड सूट योर एक्सप्रेशन टू देम, और फिर जो है अपने जो एक्सप्रेशन है वो उनके अकॉर्डिंग सूट करो। ठीक है, मतलब आपके एक्सप्रेशन उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं कि बच्चे हैं थोड़े से बेचारे लो लेवल के और टीचर हाई फाई इंग्लिश बोले जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा। बच्चे हैं बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल के और टीचर है लगा हुआ है एक तरह से लोकल लैंग्वेज में समझाने, क्या फायदा। ठीक है, तो टीचर को अपने स्टूडेंट्स को जान लेना बहुत जरूरी होता है। फिर है सिंप्लिसिटी। Prefer words whose meaning are familiar to the pupils. ऐसे शब्दों को महत्व दो जिनका मीनिंग स्टूडेंट्स जानते हैं। Make special meanings of familiar words clear the first time using them. जो मान लीजिए कुछ familiar words हैं, उनका कोई स्पेशल मीनिंग आप यूज करना चाहते हो, तो उस मीनिंग को पहली बार जब आप यूज करो तो उस टाइम उस मीनिंग को क्लियर कर देना चाहिए कि भाई यहां पर इस वर्ड का ये मीनिंग हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ टीचर यूजेस ए वर्ड लाइकली टू बी अनफेमिलियर टू द पीपल्स दैट वर्ड शुड बी डिफाइंड। अगर टीचर कोई ऐसा वर्ड यूज करता है जो स्टूडेंट्स के लिए अनफेमिलियर है, एक तो हो गया मान लीजिए फेमिलियर वर्ड है लेकिन किसी पर्टिकुलर मीनिंग में यूज किया है, पर्टिकुलर मीनिंग में उसका यूज किया गया है, तो ये जो पर्टिकुलर मीनिंग है ये पहले ही स्टूडेंट्स को बता देना चाहिए। दूसरी बात है अगर अनफेमिलियर वर्ड यूज किया है तो क्या करें कि पहले इस वर्ड को ही डिफाइन कर दे अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उनके लिए ये वर्ड अनफेमिलियर ना रहे। तीसरा पॉइंट है a proper amount of redundancy. Redundancy in communication roughly means the amount of repetition a message contains. Redundancy का अर्थ है, जो कम्युनिकेशन में रफली तौर पे देखें कि भाई कितनी बार मैसेज को रिपीट किया गया है, कितनी बार मैसेज को रिपीट किया गया है। टीचर शुड एंश्योर दैट दे इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी इन देयर इंस्ट्रक्शंस टू पीपल्स। जब अपने स्टूडेंट्स को टीचर इंस्ट्रक्शंस दें तो उन्हें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो एक प्रॉपर अमाउंट डालें रिडंडेंसी का, कि मतलब प्रॉपर तरीके से उस चीज को रिपीट कर दें। देन इफ एनी फ्रेज इज मिसअंडरस्टूड, अदर एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन विल कैरी द पॉइंट। अगर कोई फ्रेज मिसअंडरस्टूड हो गया है तो क्या है कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के वो उस पॉइंट को कैरी कर लेंगे, उन वजहों से वो पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा अगर कोई फ्रेज वैसे समझने में गड़बड़ हो गई है तो। फोर्थ है फीडबैक। द इंपॉर्टेंस ऑफ पेइंग अटेंशन टू फीडबैक इन द क्लासरूम कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। मतलब इसको ओवर एम्फेसाइज्ड नहीं किया जा सकता, ये जरूरी है। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ पेइंग अटेंशन टू फीडबैक इन द क्लासरूम कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड. Two-way communication has the advantage of bringing
फ्रॉम द लिसनर एन इमीडिएट रेस्पॉन्स विच वी कॉल फीडबैक। जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, पहले जैसे टीचर ने बोला, ठीक है, फिर इधर से स्टूडेंट ने जवाब दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। जो इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है दो टू वे कम्युनिकेशन के अंदर, उसे फीडबैक कहते हैं। ऑफन दिस इज नॉट वर्बल इन नेचर, आमतौर पे ये नेचर में वर्बल नहीं होता। सो द टीचर शुड नोट फेशियल एक्सप्रेशंस, इसलिए टीचर को जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस भी नोट करने चाहिए। क्या है, मान लीजिए टीचर यहां कुछ समझा रहा है, ठीक है, और एक बच्चा इस तरह से सर खुजा रहा है बैठा बैठा, तो सीधी सी बात है यार, उसको नहीं समझ में आया, तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस, वो चीजें भी टीचर को इंश्योर करनी होंगी, उसे समझना होगा कि भाई बच्चों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑब्जर्व एक्शंस, उसको एक्शंस भी ऑब्जर्व करने चाहिए। एंड फाइनली आस्क क्वेश्चंस टू सी वेदर द इंस्ट्रक्शन हैज बीन अंडरस्टूड, और लास्ट में क्वेश्चंस पुट करने चाहिए। पहले तो फेशियल एक्सप्रेशंस देखने चाहिए, एक्शंस उनके ऑब्जर्व करने चाहिए, और उसके बाद जो है लास्ट में टीचर को क्वेश्चंस पुट करने चाहिए, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं वो समझ में भी आई या नहीं आई। ही शी शुड नॉट एज्यूम दैट एवरी मैसेज ही सेंड्स विल बी रिसीव्ड बाय द pupils इन द फॉर्म ही इंटेंड्स। टीचर को, चाहे वो ही है, शी है, कोई भी है, टीचर को ये नहीं मानना चाहिए कि हर मैसेज, मतलब जो भी बात वो बताना चाहता है, वो हर मैसेज उसके स्टूडेंट्स जो है अच्छे से समझ पा रहे हैं, या जिस तरह वो चाहता है, इन द फॉर्म ही इंटेंड्स, मतलब जिस तरह वो चाहता है, क्या वो उसी तरह से समझ पा रहे हैं। ये बात उसे मान के नहीं चलनी चाहिए टीचर को, कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चे भी उसी तरह से समझ रहे हैं, ये बात नहीं मान के चलनी चाहिए। उसे समझना चाहिए कि हो सकता है किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो। द टीचर शुड ऑल्सो मेक यूज ऑफ फीडबैक टू एडजस्ट द पेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू suit the pupils and repeat or explain any parts indicated as confusing by feedback signals। टीचर को फीडबैक से अपनी जो इंस्ट्रक्शन देने की पेस है, जो गति है, वो निर्धारित करनी चाहिए। मतलब जो गति है इंस्ट्रक्शन देने की, जो मतलब जो स्पीड है उसकी, वो स्पीड उसके स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होनी चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग का पता किससे लगेगा? अंडरस्टैंडिंग का पता उसको लगेगा किससे? फीडबैक से। जब टीचर फीडबैक ले लेगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग का भी पता लग जाएगा, भी स्टूडेंट्स कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और उसी हिसाब से अपनी स्पीड को उसे मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई चीज फीडबैक में ये लगता है, जो फीडबैक सिग्नल्स हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, एक्शंस हो गए या क्वेश्चंस हो गए, उनसे ये लगता है कि कोई पार्ट कंफ्यूजिंग लगा है स्टूडेंट्स को, तो उसे उसको रिपीट कर देना चाहिए या दोबारा से उसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए। फिर है एम्पैथी। देखिए, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। एम्पैथी के अंदर क्या होता है? टीचर को अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर रखकर सोचना होगा कि जब मैं स्टूडेंट था या मैं जब इनकी तरह था तो मैं कितना समझ पाता था। टीचर who enjoy a good relationship with their pupils have much less difficulty in communicating with them। जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं, उन्हें लेस डिफिकल्टी होती है उनके साथ कम्युनिकेट करने में। इफ टीचर कैन रिमेंबर व्हाट इट वाज लाइक टू बी अ प्यूपिल एट द लेवल्स ही इज टीचिंग, अगर टीचर इस बात को रिमेंबर कर ले कि व्हाट इट वाज लाइक टू बी ए प्यूपिल, कि एक स्टूडेंट के रूप में ये कैसा था जिस लेवल पे वो टीचिंग कर रहा है। मतलब टीचर को ये समझ के चलना चाहिए कि भाई जिस लेवल पे मैं टीचिंग कर रहा हूं, वो लेवल अगर मेरे टीचर का होता तो एज ए स्टूडेंट मैं किस तरह से रिएक्ट करता, मेरा क्या रिएक्शन होता, मैं कितना समझ पाता, कितना नहीं समझ पाता। ये चीज टीचर को जरूर ध्यान में रखनी होगी। एंड टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट्स, और फिर उनके इंटरेस्ट को समझना होगा, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को भी समझना होगा। इट विल बी मच इजियर फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद हिज क्लास, और इस तरह से वो बहुत आसानी से अपने क्लास के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। फिर है टाइमिंग। टाइम द गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शन सो दैट द बेस्ट कंडीशंस आर प्रेजेंट। टाइम द गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो
इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो टाइम है वो सेट किया जाना चाहिए ताकि बेस्ट कंडीशंस जो हैं वो प्रेजेंट हों, वो निकल कर आए। टीचर शुड नॉट टॉक ओवर नॉइज और परमिट पीपल्स टू कॉल आउट और टॉक व्हाइल ही इज स्पीकिंग। टीचर को जो है उस समय नहीं बात करनी चाहिए जब शोर हो रहा हो, मतलब मैसेज उस समय नहीं देना चाहिए जब शोर हो रहा हो क्लास में, या उसे अपने मैसेज को देते समय स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो बात करें, ठीक है, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो फिर उसका मैसेज नहीं जाएगा प्रॉपरली। ही शुड नॉट ओवरलोड द पीपल्स, उसे स्टूडेंट्स को ओवरलोड भी नहीं करना है। ये भी नहीं कि बिल्कुल उनको, मान लीजिए 40 मिनट्स का पीरियड है तो 40 मिनट्स में ये नहीं कि उनको बिल्कुल एक तरह से सूली पे टांग दोगे, नहीं बिल्कुल एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा लाइक दैट, बट गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू एंश्योर एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग, बल्कि उसे पर्याप्त इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि एक सही एडिक्वेट, सही मायने की एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। यानी उसे टाइम के अनुसार पर्याप्त इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो आराम से उस चीज को समझ पाए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दे दे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, ये भी नहीं कि वो लगा ही रहे चाहे बच्चे बात कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो। वो एक प्रॉपर टाइम होता है, उसी हिसाब से उसको काम करना चाहिए। 7th है कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शंस, एक्शंस में जो निरंतरता होती है वो। इट इज पुअर कम्युनिकेशन टू से वन थिंग एंड टू कॉन्ट्राडिक्ट बाय एक्शंस। ये बहुत ही बेकार चीज होती है, मतलब बहुत पुअर कम्युनिकेशन होता है कि टीचर एक बात को कहे और एक्शन से उस चीज को कंट्राडिक्ट कर दे, मतलब कहे लेकिन उसको करे ना, ठीक है। तो देखिए, इफ ए टीचर इज स्लोपी इन सेटिंग आउट एंड writing on the blackboard, the teacher can hardly expect his pupils to keep their exercise books neat and tidy merely because he tells them to do so. अगर एक टीचर खुद बहुत ज्यादा स्लॉपी है, स्लॉपी मतलब लापरवाह है, ढीला है, किस मामले में? बोर्ड का यूज करने में, मतलब उठ के बोर्ड तक जाए वहां लिखे, इन चीजों में अगर टीचर स्लॉपी है, टीचर ढील बरतता है, तो वो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसके स्टूडेंट्स उसकी एक्सरसाइज की जो नोटबुक्स हैं उनको नीट एंड टाइडी रखेंगे, क्योंकि उसने कहा है। अब देखिए, कह तो वो क्या रहा है कि भाई अपना होमवर्क जो है अच्छे से करो, नीट एंड क्लीन करना है, ये करना है, वो करना है, और खुद उठ के बोर्ड तक नहीं जा सकता है, तो बच्चे मतलब उस चीज को देखते हैं। तो टीचर को एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, उसे बिल्कुल मतलब अपने काम में भी वो चीज लेके आनी होगी। A teacher's actions are under constant security and criticism by pupils. एक टीचर के जो एक्शंस होते हैं ना, जो जिस भी तरह के वो एक्शंस करता है, वो उसके pupils के constant scrutiny, सॉरी सिक्योरिटी नहीं, स्क्रूटिनी में होते हैं। स्क्रूटिनी होती है जांच, मतलब वो उसकी लगातार जांच करते रहते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं स्टूडेंट्स, pupils, कोई भी टीचर हुआ, ठीक है। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सम प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड, स्पेशली व्हेन कम्युनिकेटिंग इन द क्लासरूम। जब क्लासरूम में खासतौर पे आप बात कर रहे हो तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, और ये प्रिंसिपल्स हैं 7। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस एंड मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस एंड मोटिवेशन, तैयार और मोटिवेट होने चाहिए, टीचर भी स्टूडेंट भी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड वर्थ, मतलब टीचर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर उस चीज की, और बच्चे भी उतने सक्षम होने चाहिए। एंड वर्थ मतलब जो कुछ बताया जा रहा है वो मतलब इतना हो कि वर्दी हो वो चीज। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटेड मटेरियल, जो भी कम्युनिकेटेड मटेरियल है, जो बात कही गई है, वो उसकी सुटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फर्स्ट के बच्चों को, फर्स्ट क्लास के बच्चों को जाके आप क्या समझा रहे हो, आप समझा रहे हो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, तो वो सुटेबिलिटी थोड़ी ना होगी। तो इस तरह से टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि जो मटेरियल
कम्युनिकेट किया जा रहा है वो सुटेबल हो। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट फीडबैक, सही फीडबैक लिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग फैसिलिटेटर्स एंड मिनिमाइजिंग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, मतलब फैसिलिटेट करना चाहिए, चीजों को आसान बनाना चाहिए और जो बैरियर्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल और मीडिया। एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, भाई किस माध्यम से वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो माध्यम सही होना चाहिए, और जो मीडिया उसमें यूज किया गया है वो मीडिया भी सही होना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन म्यूचुअली। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, आपस में कैसा संबंध बनाता है टीचर स्टूडेंट्स के साथ, और इंफॉर्मेशन को किस तरह से वो मैन्युअली शेयर कर रहा है, उस चीज का भी एक सिद्धांत जो है टीचर को मान के चलना चाहिए। टीचिंग एड्स एंड देयर यूजेस, टीचिंग एड्स और उनके यूजेस। अब टीचिंग एड्स क्या क्या हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, चलिए ये जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।